सलाम दोस्तों, मिडल ईस्ट मैचेस के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। हमने आपको पिछली वीडियो में आगाह कर दिया था कि आइंदा चंद दिनों में ट्रंप की जानिब से गज़ा के लिए एक मुमकिना अमन मंसूबा पब्लिकली पेश किया जाएगा। तो कल रात सदर ट्रंप ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमेरिका के दौरे पर आए हुए नेतन्याहू ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप के इस मुमकिना 20 नुकाती अमन मंसूबे की हिमायत की है। इस 20 नुकाती अमन मंसूबे की सुर्खियां ये हैं कि सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि गज़ा को गैर मसल्ला कर दिया जाए और गज़ा आइंदा अपने हमसायों के लिए किसी तरह का कोई ख़तरा ना बने। दूसरा, उस मंसूबे की अहम बात यह है कि हमास के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा और गज़ा एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के तहत रन किया जाएगा, जिसकी चेयरमैनशिप सदर ट्रंप के पास होगी और जिसकी वज़ारत उज़्मा या चीफ एग्जेक्टिव वाली हैसियत बरतानिया के साबिक़ा वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के पास होगी। टोनी ब्लेयर, याद रहे नाजरीन, वही हैं जिन्होंने सदर बुश के साथ मिलकर 2003 में इराक़ पर एक ऐसी जंग मुसल्लत की थी जिसे उस ज़माने में शायद किसी की भी हिमायत हासिल नहीं थी। सदर ट्रंप ने इसके अलावा ये भी कहा है कि हम फ़लस्तीनियों से ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के दिमाग बदलें, अपने लोगों का निसाब बदलें। यानी वो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत पर मबनी एक फ़लस्तीनी रियासत या मुआशरे के क़याम का ख्वाब देखना छोड़ दें। उन्होंने गज़ा से ही मुतल्लिक़ कहा है कि जंग बंदी कर दी जाएगी अगर 72 घंटों के अंदर अंदर हमास के लोग हमारे मुग़वियों को छोड़ दें और जो लाशें उनके पास है वो वापस कर दें। बदले में वो ये कहते हैं कि 1700 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे जिन्हें गुज़िश्ता 2 साल के दौरान गज़ा से गिरफ़्तार किया गया है। अगरचे ये तादाद 14 से 15 हज़ार के लगभग है। पिछले 2 सालों में गज़ा से और मगरबी किनारे से कई हज़ार लोगों को इसराइल ने जबरी हिरासत में लिया है। ये भी याद रहे कि पिछले 2 साल के दौरान मगरबी किनारे में इसराइल ने और इसराइली सेटलर्स के हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए हैं और इनमें से दर्जनों वाक़यात ऐसे हैं जो शायद टेलीफोन के ज़रिए वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन इस मंसूबे में मगरबी किनारे से मुतल्लिक ऐसी कोई बात नहीं की गई कि वहाँ सेटलर वायलेंस के मुतल्लिक क्या किया जाएगा या इसराइल की इल्लीगल जो सेटलमेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ना इस मंसूबे पर बात हुई है कि जो इसराइल ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करेगा। अगेन ये मंसूबा कहता है कि गज़ा से हमास अगर ख़त्म होती है, 72 घंटे में इसराइल के मुग़वियों को रिहा करती है, लाशें वापस करती है और हमास के लोग ये मान लेते हैं कि वो आइंदा फ़लस्तीन या गज़ा के मुस्तकबिल में किसी तरह का कोई सियासी समाजी किरदार अदा नहीं करेंगे, तो उन्हें ये हक़ दे दिया जाएगा कि वो वहाँ रह सकें। अदरवाइज़ उनसे ये कहा जाएगा कि वो ऐसे ममालिक की तरफ हिजरत कर जाएं जो ममालिक उन्हें कबूल करते हैं। सबसे आखिर में ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर शायद फ़लस्तीनी और इसराइली किसी सियासी हल की तरफ बढ़ सकते हैं। इस मंसूबे में इसराइल की तरफ से 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को, जिन्हें अब तक गज़ा में मार दिया जा चुका है और जिनमें से 68,000 के नाम भी मालूम है, इसराइल पर इस हवाले से किसी तरह की कोई बाज़पुरस नहीं की गई। बल्कि गज़ा की तामीर नौ के लिए भी अरब ममालिक से कहा गया है कि वो ताउन करें। हालांकि गज़ा को मलिया मेट करने की मुकम्मल ज़िम्मेदारी नेतन्याहू और सदर बाइडन और सदर ट्रंप की अमरीकी इंतज़ामिया पे आयद होती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि फ़लस्तीनियों के दिमाग से हक़ खुद इरादियत के ख्वाहिश और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का वादा है, जो आलमी कवानीन उनको ये हक़ देते हैं, उससे मुतल्लिक भी कोई वाज़ेह बात नहीं की गई। मशरिकी यरूशलेम जो कि मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है, और इसराइल के कब्ज़े के बाद ये सदर ट्रंप ही हैं जिन्होंने 2018 में अमेरिका की एम्बेसी को तिल अबीब से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया था। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सफारत खाने की इमारत आधी मगरबी बैतुल मुक़द्दस में है, जो ज़ाहिर है इसराइल के पास है,
یا 1967 کے سرحدوں کے مطابق اسرائیل کا علاقہ ہے، اور آدھی امریکی ایمبیسی مشرقی بیت المقدس کی سرزمین میں ہے، گرین لائن کے اس طرف جسے مستقبل کی فلسطینی ریاست کا حصہ ہونا ہے۔ رات صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ مشرق وسطیٰ کے امن کے حل کے لیے سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے جسے میں نے پیش کیا ہے، اور وہ بار بار یہ طنز کر رہے تھے کہ مجھے دنیا بھر کے لوگ منع کرتے رہے کہ تم امریکہ کی ایمبیسی کو بیت المقدس میں منتقل نہ کرو، اس خطے میں آگ بھڑک اٹھے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جب میں نے ایسا کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی طنز کیا کہ یہ تو اسرائیل کی مہربانی ہے کہ جس نے سال 2005 میں غزہ سے اپنی غیر قانونی بستیاں ہٹا لی تھیں اور افواج کو واپس بلایا تھا، ورنہ غزہ جیسا علاقہ جو ریئل اسٹیٹ بزنس مین ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت قیمتی ہے اور مشرق وسطیٰ میں وہ ایک بہت شاندار سیاحتی مقام بن سکتا ہے، وہ اسرائیل نے واپس کیا۔ یہ اسرائیل کا بہت بڑا احسان تھا، اور بجائے اس کے کہ حماس اس علاقے کو کوئی بہتر علاقہ بناتی، انہوں نے اسے اسرائیل کے قبضے کے خلاف مزاحمت کے لیے استعمال کیا، جبکہ دنیا جہان کے تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سال 2005 سے لے کر 2023 تک غزہ اسرائیل کے محاصرے میں تھا، ایک ایسا محاصرہ جس کے 3 اطراف اسرائیل، سمندر اور عبدالفتاح السیسی کی حکومت ہے۔ تو کسی آزاد غزہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اسرائیل کے قبضے کے خلاف اکتوبر 2023 کی مزاحمت کرے، یہ غزہ عملاً قید یا محاصرے میں تھا جس نے فلسطین کے حق کے آزادی یا ریاست کے قیام کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ ستمبر 2023 میں یہی نیتن یاہو تھے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اعلان کر رہے تھے کہ اگلے چند مہینوں میں آپ بلیسڈ مڈل ایسٹ اور ایول مڈل ایسٹ کو دیکھیں گے، اور بلیسڈ مڈل ایسٹ میں اسرائیل تھا مگر نہ تو کوئی غزہ تھا اور نہ ہی مغربی کنارہ۔ تو پچھلے 2 سال کی مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد فلسطینی کم از کم اقوام عالم سے یہ تو منوا چکے ہیں کہ انہیں ایک آزاد فلسطینی ریاست کا حق ہے، اور یہ حق پرتگال نے تسلیم کیا ہے حال ہی میں، برطانیہ نے تسلیم کیا ہے حال ہی میں، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر بڑے ممالک نے۔ یعنی اب سیکورٹی کونسل میں امریکہ تنہا ہے جو اسرائیل کا حامی ہے اور فلسطینی ریاست کو نہ قائم کرنے دیتا ہے اور نہ عالمی برادری کے پریشر کو کسی صورت میں اس طرح تبدیل ہونے دیتا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس ریاست آ جائے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ 20 نکاتی منصوبے میں سوائے اس کے کہ حماس غیر مسلح ہو اور اسرائیلی قیدی رہا ہوں اور غزہ پر عالمی گورننگ باڈی قبضہ کرے یا اس کو چلائے، اور فلسطینیوں کے اور ان کے پاس اس منصوبے میں فلسطینیوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس معاہدے کو غور سے دیکھیں اور انتظار کریں کہ حماس اس سے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔